तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है मिडिवल हिस्ट्री का जो है लास्ट चैप्टर करेंगे। प्रीवियसली हम लोगों ने जो है बाबर के बारे में डिस्कस किया, अकबर के बारे में इंडिविजुअल चैप्टर्स में जो है अकबर के बारे में, बाबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां के बारे में, ये सब के बारे में डिस्कशन हो चुकी है। अब हम लोग जो है लास्ट चैप्टर करेंगे औरंगज़ेब के बारे में, और मेडिवल हिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। ये हमने शुरू किया था ट्राई पार्टा स्ट्रगल से, गुर्जर प्रतिहाराज और पुशुपतिज और जो है पालाज, और उनके साथ जो है हमने स्टार्ट किया था गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज और पालाज के साथ। ठीक है, ट्राई पार्टा स्ट्रगल जो कन्नौज की चल रही थी, वहाँ से जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और हम लोग जो है आ चुके हैं अब 1707 में औरंगज़ेब पे। मतलब तकरीबन तकरीबन हमने 800 से लेकर 1700 का पीरियड जो है ये कंप्लीट किया है। इसमें पूरी मेडिवल हिस्ट्री हमने की है। सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हमने लेफ्ट आउट किया, वो जो हम लोग जो है इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे डिस्कशन। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, उसमें सारा आ जाएगा। ठीक है, तो औरंगजेब औरंगजेब जो है 1658 से लेके 1707 तक जो है वो रूल करता है। अपने भाइयों को मार के शाहजहां को जो है वो जेल में बंदी बना देता है आगरा में। ठीक है, दारा सिकू को जो है मार दिया जाता है, बाकी भाइयों को भी रास्ते से हटाकर जो है 1658 में जो है तख्त पे बैठता है। Was one of the ablest of the Mughal emperor, under whom the Mughal empire reached its greatest territorial limit and emerged as the largest single state ever known in India from the dawn of history to the rise of British power. देखो, अगर औरंगजेब की हम बात करें तो वही वॉज वन ऑफ सबसे एबल्ड, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो है अकबर के बाद था। और अगर टेरिटोरियल टेरिटरी की बात करें कि कितनी उसके अंडर आती थी, तो इंडियन हिस्ट्री में इतना बड़ा एम्पायर कभी नहीं देखा गया, इवन इन द मौर्यन टाइम्स। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर बना, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर से पहले जो है फ्रॉम द डॉन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट वाज द लार्जेस्ट, एक सिंगल स्टेट जो है वो जो है औरंगजेब के अंडर थी। रेन का बात करें तो पहले 25 साल जो है वो इसने नॉर्थ इंडिया में गुजारे। वैन मराठा पावर जो है अंडर शिवाजी के अंडर, जब मराठा पावर जो है इमर्ज हुई, तो लास्ट के 25 साल जो है इसने दक्कन में गुजारे। ठीक है, सम 51 ईयर्स का रूल था, आई थिंक 51 ईयर्स का रूल, 49 ईयर्स का रूल था। नॉर्थन कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो अलग जो है औरंगजेब कुड एक्सपैंड मुगल पावर इन आसाम, इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, तो असम का रीजन रह गया था, वो भी जो था वो भी इसने कवर कर लिया। 1662 में मीर जुमला, औरंगजेब का जो सबसे एबलेस्ट जनरल था और गवर्नर था बंगाल का, उसने जो है एक एक्सपीडिशन लॉन्च की ओहम्स के खिलाफ। ये ओहम जो थे ये असम के रूलर थे। ठीक है, इनके खिलाफ जो है अब डिस्प्लाइड कुछ फेवरेबल ट्रीटीज़ के की वजह से भी जो उनको फ़ायदेमंद ट्रीटीज़ भी हुई, मुगल्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान भी हुआ। और जुमला जो है 1600, मीर जुमला जो है वो 1662 में, उसकी 1663 में मर जाता है ढाका वापस आते हुए। आखिर एक और नोटेबल अचीवमेंट्स अगर नॉर्थ ईस्टर्न की थी, वो कैप्चर किया आइलैंड जो है सोनदीप का, और जो है चिटागांव 1664 में अंडर शाइस्ता खान, ये गवर्नर था तब जो है बंगाल का नवाब था, जो न्यू गवर्नर था बंगाल का। हु ऑल्सो चेस्टेटेड दी, जो अरकनेश जो है पायरेट्स को, उनको भी इनने मार के वहाँ से भगाया। मगर जो अहोम किंगडम था कुड नॉट बी कंट्रोल्ड फॉर लॉन्ग एंड द मुगल फौजदार हैड टू फेस रेजिस्टेंस एंड रेगुलर कन्फ्लिक्ट। क्योंकि ये अहोम किंगडम तो ना, इसको कंप्लीटली सबड्यू तो ये कर नहीं पाए, तो रेगुलर कन्फ्रंट्रेशन होती रहती थी, रिवोल्ट्स होते रहते थे, तो रेजिस्टेंस और रेगुलर लड़ाइयाँ झगड़ाइयाँ मतभेड़ इन दोनों एम्पायर्स और किंगडम्स और एम्पायर में चलती रहती थी। फिर क्या हुआ, बाई 1680 अहोम जो है दोबारा से कामरूप को जो है वो जो है वापस से जो क्या करना सक्सीड हो गया कैप्चर करने में, और मुगल का कंट्रोल जो है इस टेरिटरीज पे फिर से ख़त्म हो गया 1680 के अराउंड। इस पीरियड में जो है औरंगजेब दक्कन जाने की तैयारी कर रहा था। अच्छा, कन्क्वेस्ट ऑफ दक्कन, जो दक्कन की कन्क्वेस्ट है, तो प्रोफेसर जो सतीश चंद्रा, उसने 4 डिस्टिंक्टिव फेज दिखाए औरंगजेब की पॉलिसी के दक्कन के। पहला फेज जो 1658 से 66 का फेज है, ये 10 साल का फेज है दक्कन का। तो इस पहले फेज में मेन अटेम्प्ट था औरंगजेब का वो रिकवर करना बीजापुर को, जो टेरिटरी बिलोंग करती थी अहमदनगर स्टेट को, है ना। अब सरेंडर्ड टू इट बाय दी ट्रीटी ऑफ 1636 में जो इन्होंने अहमदनगर को जो है बीजापुर दे दिया था, सरेंडर कर दिया था, उसको वापस लेने की थी। ये पहले फेज में जो है औरंगजेब का अटेम्प्ट था। अच्छा,
कौन लीड कर रहा था? लेड बाय जो जय सिंह, जो गवर्नर था दक्कन का। फोकस था वाज टू होल्ड ऑफ द टेरिटरी ऑफ कल्याणी, बिदर और जो परिंदा है फ्रॉम बीजापुर। अब मुगल फेल हो गए बीजापुर पे, सीज जो कि इन्होंने हमला किया जो है वो फेल हुआ और 1665 में, और जय सिंह की मौत हो जाती है 1667 में। होवेवर जो शोलापुर था वो हासिल कर लेते हैं जो है ब्राइबरी देकर, जो है रिश्वत देकर 1668 में। तो ये भी कोई कॉन्क्वेस्ट जो है खास नहीं रहा। शोलापुर हासिल किया इन्होंने, लेकिन बीजापुर को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए। जय सिंह की डेथ भी हो गई। अब फेज सेकंड शुरू होता है। सेकंड फेज जो है 1668 से 84 के बीच का, कुछ 14-15-16। मराठा जो है वर कंसिडर्ड एज द मेजर डेंजर इन दक्कन। मराठा सबसे पावरफुल स्टेट इमर्ज हुई इस पीरियड में। अब एफर्ट लगाई जा रही थी कि बीजापुर पे प्रेशर डाला जाए और एंड गोलकोंडा पर, ताकि वो ज्वाइन करें हैंड्स विद मुगल अगेंस्ट शिवाजी एंड देन अगेंस्ट हिज सन संभाजी। देखो, मुगल्स कंटिन्यूसली औरंगजेब ये प्रेशर कर रहा था बीजापुर को और गोलकोंडा को कि वो लोग किसी तरीके से जो है मुगल्स के साथ मिल जाएं और किसके खिलाफ लड़ पाए, शिवाजी के खिलाफ और उसके सन संभाजी के खिलाफ। जो भी देखो ना, आपस में ही दो एनिमीज को लड़ाना चाहते थे। अब इसी फेज में थोस ड्यूरिंग दिस फेज अटेम्प्ट वेयर मेड टू सिक्योर द हेल्प ऑफ दक्कनी स्टेट्स अगेंस्ट मराठा। मराठा सबसे पावरफुल हो रहे थे। मुगल चाहते थे कि इन दक्कनी स्टेट्स को किसी न किसी तरह अपने साथ मिलाया जाए और हम मराठास के खिलाफ लड़े। अब दिस शिफ्ट इन मुगल्स पॉलिसी ये क्यों था? आदिल शाह जो बीजापुर के थे उसकी डेथ के बाद, और एक और रीजन था कि शिवाजी दिन ब दिन जो है स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ जो है ब्रदर अकाना और मदना इन गोलकोंडा के एडमिनिस्ट्रेशन में, ये दो ब्रदर्स थे, इनकी इन्फ्लुएंस की वजह से। बट औरंगजेब की एफर्ट्स जो थी कि मुगल्स को किसी तरीके से मराठास को जो है इनको कंट्रोल किया जाए, वो भी अनसक्सेसफुल रहे। क्योंकि जो ट्राईपाटा अलायंस थी बिटवीन जो है गोलकोंडा, विजयनगर, शिवाजी और बीजापुर, इसने तीनों की अलायंस थी, तीनों मिले हुए थे, और इसने अलाउ नहीं किया कि औरंगजेब को टू हैव हिज वे अपने तरीके से। तो 1679 से 80 में डेस्परेटली मजबूर होकर मुगल वाइस रॉय जो था दिलेर खान, उसने कैप्चर करना चाहा बीजापुर को और फेल्ड। ये हार गया किसकी वजह से? इस ट्राईपाटा स्ट्रगल की वजह, इस ट्राईपाटा अलायंस की वजह से। ये तीनों मिल गए, बीजापुर, गोलकोंडा और मराठास ने, इन तीनों की वजह से दिलेर खान फिर से जो है वो नहीं जीत पाया बीजापुर को। तो सेकंड फेज में ये हुआ। तीसरा फेज आता है 1686 से 87 में। औरंगजेब ने फॉलो की पॉलिसी ऑफ आउटराइट एनेक्सेशन ऑफ दक्कन स्टेट। अब उसे लगा कि डिप्लोमेसी से काम नहीं चलने वाला, डिप्लोमेसी से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे जो है अगर मैं एक स्टेट को डिप्लोमेसी से अलायंस बनाऊँ, दूसरे को बनाऊँ, तीसरे के खिलाफ लड़ाऊँ, तो ये जो है अनसक्सेसफुल रहा। इसने सीधा क्या कहा कि अब मैं पूरी तरीके से इन लोगों को एक्सटिंक्ट करूँगा और जो है मुगल एम्पायर पूरा कंट्रोल करेगा। उसने पर्सनली सुपरवाइज की जो है सीज, जब बीजापुर पे जो है हमला किया गया 1686 में और गोलकोंडा में 1687 में, अलॉन्ग विद जो टेरिटरीज कुछ कर्नाटका के एरियाज थे। औरंगजेब ने बनाया किरकी, जो फाउंडेड जो मलिक अम्बेर के द्वारा, कैपिटल जो है मुगल्स की दक्कन में, और उसको नाम दिया औरंगाबाद। फाइनली जो है इसने कहा नहीं, अब कोई पॉलिसी नहीं होगी, सीधा सीज होगी, और मैं खुद, कोई मेरा जनरल नहीं बल्कि मैं खुद जो है उसको लीड करूंगा। मैं जो है सुप्रीम कमांडर बनूंगा आर्मी का। एन ओल्ड 70+ ईयर्स का बंदा जो है, तारीफ तो करनी होगी बंदे की। अब फेज चौथा आता है। अलेक्जेंडर ने मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इन दक्कन जो है स्पेंड किया, और डेस्परेट ऑफ कन्फ्लिक्ट इन विद मराठा, डिस्पाइट उसकी जो लड़ाइयाँ थी मराठास के साथ, ही मैनेजेस टू कीप द रीजन। इसने क्या किया, इतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी इसने ये पूरा रीजन जो है मुगल्स के कंट्रोल में रखा। इसी फेज में संभाजी जो शिवाजी का लड़का था उसे पकड़ा गया और एग्जीक्यूट किया गया। कहाँ? जो संगमेश्वर है वहाँ पे। बट आफ्टर हिज डेथ इन 1707 और एट औरंगजेब औरंगाबाद इन दक्कन, 1707 में जो है औरंगजेब की डेथ हो जाती है। कैप्चर कर लेता है बीजापुर, गोलकोंडा को या कर लेता है। मराठास ने दोबारा से अपनी पावर को असर्ट किया, इंडिपेंडेंट हो गए और सक्सीड भी किए हुए कुछ वक्त के लिए। इनफैक्ट जो डिस्ट्रक्शन था दक्कन किंगडम्स का, वो एक पॉलिटिकल ब्लंडर भी था ऑन पार्ट ऑफ औरंगजेब। इसने क्या किया, गोलकोंडास को, बीजापुर, अहमदनगर, इन सबको ख़त्म किया।
कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ब्लंडर भी हुआ, क्योंकि दक्कनी सल्तनत जैसे ही गिरी, जो बैरियर था मुगल्स और मराठास के बीच में, जो रोक के रख रहा था मराठास को मुगल्स के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन से, वो भी खत्म हो गया। तो इससे क्या हुआ, अब डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन, अब सामना सामना होगा इन दोनों के बीच में। ऑल्सो इन दक्कनी कैंपेन ने जो है वो मुगल ट्रेजरी को बहुत बड़ा धक्का दिया, बहुत सारा जो है धन दौलत, मनी जो है वो वेस्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू जे एन शंकर, दक्कन जो अल्सर जो है उसने कहीं ना कहीं औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। समझे? तो ये दक्कनी पॉलिसी ने कहीं ना कहीं औरंगजेब को तो क्या बर्बाद किया, वो तो 1707 में मार गया, वो जब तक रहा तब तक उसने एम्पायर को कुछ नहीं किया। बट मुगल एम्पायर जो है, इन जनरल जो है मुगल एम्पायर, वो खत्म हो गया। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट्स होना स्टार्ट हो गया। एक तो इसने एक्सपैंड करके इतना बड़ा एम्पायर बना दिया कि अब जो है उसका गिरना तय था। ओके, अच्छा, रिलीजियस पॉलिसी के बारे में अगर बात करें हम औरंगजेब की, तो वेरियस जो रेबेलियंस हुए, जो लोगों के द्वारा बगावतें, जो नाराज़गी हुई, वो इसी के रेन में हुई, क्योंकि इसकी जो सख्त रिलीजियस पॉलिसीज थी। दिस इंक्लूडेड द रेबेलियन ऑफ जो है जट पीजेंट्री, मथुरा में जाट्स के द्वारा हुई, अंडर द लीडर ऑफ गोखला 1669 में। अंडर राजा राम 1685 में जाट ने जो है विद्रोह किया। अंडर चूरामन जो है 1651 में जाट्स ने जो है फिर जो है सतनामी पे जो किसान थे पंजाब में, उन्होंने किया। बुंदेलीज जो थे, बुंदेलखंड के किंग जो है छत्रसाल के 1672 में। तो औरंगजेब बड़ा स्टॉन्च और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। इन हिज पर्सनल लाइफ एंड हिज आइडल्स वे टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू इस्लामिक स्टेट। अब मुगल स्टेट वाज ए सेमी इस्लामिक स्टेट। ठीक है, एक सेमी इस्लामिक स्टेट था। एटलीस्ट बाबर यही चाहता था। हुमायूं के टाइम था, बाबर और हुमायूं के टाइम। अकबर वाज ए लिबरल, तो उसने चेंज किया। जहांगीर भी वैसा ही था। अच्छा, शाहजहां भी थोड़ा वैसा ही था। औरंगजेब फिर से आया और ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी रिलीजन को वैसे ही फॉलो करता था, एंड ही वांटेड टू डू सेम विद द स्टेट। वो स्टेट को भी जो है कन्वर्ट करना चाहता था एज ए रिलीजियस जो है इस्लामिक स्टेट। औरंगजेब ने बैन कर दिए कंस्ट्रक्शन, किसी भी नए मंदिरों की जो है अब नहीं होगी, बनाए नहीं जाएंगे, कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाएंगे, एंड रिपेयर भी नहीं किए जाएंगे पुराने मंदिर। बट लेटर वो ग्रेजुअली स्टार्टेड, फिर बाद में जो है वो मंदिरों को जो है तोड़ना भी उसने स्टार्ट कर दिया। जो सेलिब्रेटेड मंदिर था केशवा राय का मथुरा में बिल्ट, जो वीर सिंह देव बुंदेली ने बनाया था जहांगीर के दौरान, विश्वनाथ टेम्पल जो था बनारस का, वे रिड्यूस टू रून्स एंड मॉस्क्स वेर इरेक्टेड, उनकी जगह मस्जिदें बनाई गई। 1679 में ही उसने जो है जो जिजिया और जो पिलग्रिमेज टैक्स था जो अकबर ने जो हटा दिया था, ठीक है, वो दोबारा से जो है उसने री इम्पोज कर दिया। ठीक है, दोबारा से इम्पोज किया। अच्छा, वो जो है मुस्लिम के बाकी जो मुस्लिम सेक्ट थे ना, जैसे शियाज, वो जो इनको भी जो है वो ना सिर्फ हिंदूज बाकी सेक्ट, बल्कि मुस्लिम्स के भी बाकी सेक्ट्स, उनके खिलाफ भी वो जो है वो टॉलरेंट नहीं था। उसने मुहर्रम को जो है वो रुकवा दिया। इनफैक्ट हिज इन्वेजन अगेंस्ट दक्कन सल्तनत वेर पार्टली ड्यू टू हिज हेटेड फॉर शिया फेथ। अब दक्कनी जो थे ना, जो दक्कनी सल्तनत थी, वे शिया और ये सुन्नी था। तो इस नफरत की वजह से भी उसने दक्कन में इन्वेजन किया था। ठीक है, 1675 में उसने 9वें सिख गुरु को जो है तेज बहादुर को जो है वो फांसी लगवा दिया, जिसकी वजह से सिख पूरी कम्युनिटी जो है उसके खिलाफ होगी। ही गेव एक्सेसिव पावर टू द ऑफिस ऑफ जो है मुत्साहिब, जो ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द मोरल कोड्स एंड शरिया, जो शरिया लॉज को, जो मोरल कोड्स को जो है जो इम्पोज करते थे जो मुत्सब से, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा इसने ताकत दे दी। अब थ्रू आउट हिज किंगडम जो है शराब जो है वो पूरी तरीके से मना थी। यूज़, कल्टीवेशन और यूज़ जो भांग का है और बाकी ड्रग्स का है वो बैन किया हुआ था। इसने म्यूज़िक को जो है मुगल कोर्ट में बैन कर दिया था। वो जो झरोका दर्शन की प्रैक्टिस है उसे इसने हटा दिया था, कहने लगा कि ये जो है सुपरस्टिशियस है और ये इस्लाम की प्रैक्टिसेस के खिलाफ है। एक सिस्टम था कि एम्परर को जो है, बादशाह को जो है सोने में तोला जाता था, जो दशहरा पे सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, उसको भी हटा दिया। अच्छा, फोरबिड एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉम प्रिपेयरिंग अलनमाकाज, फोरबिड द यूज ऑफ कलमा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स। अच्छा, कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह जो होता था, वो कॉइन मोहम्मद रसूल अल्लाह, वो कलमा जो है लिखा जाता था कॉइन्स पे, वो भी इसने हटवा दिया। अच्छा, सोने में तोला जाता था बादशाह को, वो हटवा दिया। ये जो
एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते जो देखते हैं हाथ की रेखाएं वेखा, ये भी हटा दिया। नोरोज एक ज़ोरास्ट्रियन प्रैक्टिस था, जो सफ़ाइद एम्पायर जो है ईरान का, वो करता था, उनके द्वारा जो है इंडोर्स किया जाता था, वो भी हटवा दिया। ज़ोरास्ट्रियन एक रिलीजन है ना, उसको भी ख़त्म करवा दिया। इसने सती प्रैक्टिस को बैन करवाया। However, it is also believed that he also issued secular degrees. Secular degrees भी कि सिर्फ religious नहीं, called ज़्वाबित, which sometime along with the supplementing the Shreya often modified it in view and condition of prevalent in India. Another interesting and notable point is that the largest number of Persian workers on classical Indian music were written in Aurangzeb reign. अच्छा, एक और बात है, उसने बहुत सारे ना इस्लामिक डिग्रीज दी, उसने इस्लामिक लॉज वेरियस दिए, लेकिन उसने बहुत सारे मिक्स ऑफ इस्लामिक एंड अदर रिलीजन, एक लिबरल भी लॉज जो है वो भी बनवाए। प्लस सबसे ज़्यादा पर्शियन वर्क जो है क्लासिकल इंडियन म्यूजिक पे वो इसके पीरियड में ही लिखा गया। वो खुद भी वीणा बजाता था। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, औरंगजेब की अब राजपूत के खिलाफ देखो, राजपूत की वजह से भी राजपूत भी जो है औरंगजेब से दूर हो गए। दे ग्रेजुअली लॉस्ट देयर पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जो इसके रिलीजियस व्यू पॉइंट थे उनकी वजह से भी राजपूत की, जैसे मारवाड़ के रीजन की तरफ उनकी पॉलिसी और मेवाड़ वर क्लमजी एंड प्लंडरिंग एंड ब्रोट नो एडवांटेज ऑफ एनी काइंड टू मुगल। जो इतनी अच्छी, देखो अकबर ने, बाबर ने जो इतनी अच्छी इन्होंने जो है राजपूत के साथ जो है वो बनाई थी रिलेशनशिप टू कॉन्कर होल ऑफ द इंडिया, वो सारी ख़त्म हो गई। जैसे मेवाड़ के खिलाफ जो उन्होंने सुकुल सलूक किया, जो मारवाड़ के खिलाफ वो डिवाइड करना चाहता था मारवाड़ स्टेट्स को दो प्रिंसिपल्स में, और इस पार्टीशन की वजह से वो इन द प्रोसेस ऑफ एलाइनेटेड द बोथ, क्योंकि रूलर जो मेवाड़ का था वो जो कंसीडर करता था कि मुगल इंटरफेरेंस इन मैटर्स में डेंजरस हो सकता है, तो ये ब्रीच हुआ मेवाड़ के साथ, और इसके साथ इसकी वजह से एक लंबी खिंची हुई जंग हुई विच फॉलोड, जिसके मोरल स्टैंडिंग डैमेज जो मुगल स्टेट को जो है जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। राजा जसवंत सिंह की डेथ होने हुई मेवाड़ में 1678 में। औरंगजेब गेव द टीका ऑफ जोधपुर टू हिज नेफ्यू इंदर सिंह इंस्टेड ऑफ हिज सन अजीत सिंह। तो कहीं ना कहीं अजीत सिंह को वो गद्दी मिलनी चाहिए थी जो उसका बेटा था, उसकी जगह उसको भतीजे इंदर सिंह को दे दी। इसकी वजह से झगड़ा और बढ़ गया। जब अजीत सिंह जो है का यंगर ब्रदर डाइड, औरंगजेब सेंट ए फोर्स टू कैप्चर 2 क्वींस। जब उसका यंगर ब्रदर मरा तो अजीत सिंह, औरंगजेब ने फौज भेजी कि उनकी दोनों क्वींस को कैप्चर कर लिया जाए। और अजीत फ्रॉम द रणथंबोर जो है मेंशन है इन शाहजहानाबाद। अब यहाँ क्या होता है, बट हिज अटेम्प्ट वाज रिबफ्ड, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ एक सीनियर ऑफिसर जो था फॉर्मर रूलर्स का, जो इनिशियली जिसको यूज़ किया जाता था गन फायर इन रिटेलिएशन में, वो क्या हुआ विच इवेंचुअली जो है भाग जाता है जोधपुर सिटी से। अजीत सिंह भी भाग जाता है। अजीत सिंह कौन? मेवाड़ वाला, ठीक है, समझे। और उनकी 2 क्वींस भी मतलब भेस बदल के जाते हैं, बदल के जो है वहाँ से निकल जाते हैं, और कुछ जो उसके वफादार होते हैं अजीत सिंह के वो भी जो है भाग जाते हैं बिहाइंड हर ओन सन एंड मेंशन एज अजीत सिंह। अब क्या होता है कि जो राणा राज सिंह है मेवाड़ के, वो जो है रानी हदी का जो है, और उसका जो अजीत सिंह का जो छोटा लड़का है यंग, जो अजीत सिंह है यंग प्रिंस है, उनकी तरफ होती है। तो 1659 में औरंगजेब जो है मेवाड़ में अटैक करता है, और राजपूत जो है वो भागकर जो है पहाड़ों में चले जाते हैं इन हिल्स, और वहाँ से वो जो है गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। फाइनली 1658 में जो है अजीत सिंह को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द ट्रू रूलर जो है मेवाड़ का। तो इन सब में डूइंग इन दीज थिंग्स, औरंगजेब ने कहीं ना कहीं द रिलेशनशिप दैट वाज बिल्ड बाय हिज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स लाइक अकबर एंड व्हाट जहांगीर डिड एंड व्हाट अकबर डिड एंड व्हाट शाहजहां डिड, वो सारी पे मिट्टी फेर दिया इसने अल्टीमेटली। अब देखो, मराठास दक्कन की वजह से मराठास के साथ तो उनके ये दुश्मन थे ही, क्योंकि दक्कनी स्टेट्स को इसने ख़त्म किया और मराठा सारे इनके आमने सामने हो गया। अब क्योंकि ये आमने सामने आ गए और बीच का कोई रहा ही नहीं स्टेट, तो दक्कनी सल्तनत के ख़त्म होने से मराठास तो इनके दुश्मन अब आमने सामने आए ही थे। जाट्स इनसे पहले ही नाराज थे, मल्टीपल रिवोल्ट्स हुए, चाहे बुंदेल्स में देखो, चाहे अलग अलग जगहों पे देखो। सिख गुरु मरवाए तो सिख कम्युनिटी पूरी इसके खिलाफ थी। ये मेवाड़ और मारवाड़ के रीजन की जो के पर्सनल जो इनके अंदर के मामले थे उनमें दखल अंदाजी करने की वजह से राजपूत भी नाराज हो गए इससे, ठीक है। तो ये सारी जगहों से कहीं ना कहीं इसने क्या किया, अपने लिए अपनी ही कबर खोदी। ही मे बी अ ग्रेट मिलिट्री जनरल, बट टू
मेरे हिसाब से ही वॉज नॉट वेरी मच ए गुड डिप्लोमैट, और क्या कहते हैं उसको, नॉट ए ग्रेट किंग। पर्सनैलिटी और कैरेक्टर औरंगजेब का देखे, इन हिज प्राइवेट लाइफ औरंगजेब जो है ना वाज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एक डिसिप्लिन इंसान था। वेरी सिंपल फूड, कपड़े पहनने में, खाने पीने में, है ना, शराब वो पीता नहीं था, पढ़ा लिखा था, अराबिक पर्शियन लैंग्वेज जानता था, किताबों का बहुत बड़ा शौकीन था। ग्रेटेस्ट जो है डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉज जो है इन इंडिया उसने लिखे, फतवा आलमगीरी जो है उसके नाम पे है। हाईली डिवोटेड टू रिलीजन, रिलीजन को बहुत मानता था, और 5 वक्ता नमाज पढ़ता था, रमज़ान के सारे रोज़े रखता था। इनफैक्ट ही अर्नड मनी फॉर हिज प्रोफेशनल जो है पर्सनल जितने भी वो खर्चे थे, वो उसके लिए वो खुद पैसे कमाता था। कुरान जो है, कुरान पाक है, उसकी कॉपीज़ लिख लिख कर उसको बेचता था, उन कॉपीज़ को। ड्यू टू ऑल दिस क्वालिटी ही वॉज कॉल्ड दरवेश, जिंदा पीर। उसको एक क्या कहा जाता था, एक लिविंग सेंट कहा जाता था, लिविंग सेंट। देखो, ही मे हैड सम बैड क्वालिटीज, नो डाउट, बैड क्वालिटीज ही डिड, बट टू बी पर्सनली, वो अगर उसको देखा जाए पर्सनल लाइफ उसकी जो है, पर्सनल लाइफ में ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। बट अगर हम उसकी एज ए लाइफ ऑफ एज ए किंग देखें तो ही हैड सम फ्लॉज। देखो, इसके रेन में लार्जेस्ट, अगर इंडियन हिस्ट्री की देखे प्रायर टू हिम, लार्जेस्ट एम्पायर क्रिएट किया उसने, लार्जेस्ट एम्पायर क्रिएट किया इंडिया हैज एवर सॉ। ब्रिटिश एम्पायर से पहले इंडिया हैज एवर सीन। सो अगर उसको एज ए जनरल देखा जाए तो ठीक है, बट शायद उसको जो है, ही डिड नॉट फोरसॉ द फ्यूचर। उसे ये नहीं लगा कि ये जो मैं कुछ कर रहा हूं, द वेस्ट ऑफ मनी दैट ही डिड इन दक्कन, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ठीक है, गोलकोंडा उसने कैप्चर किया, बीजापुर किया, अहमदनगर किया, बट इन डूइंग सो मराठास को आमने सामने ले आया। अगर उसकी, मैं कहता हूं, अगर उसकी रिलीजियस पॉलिसीज जो हैं, पॉलिसीज, अगर वो 30% और जो है वो ठीक होती या कम होती टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स जो वो पर्सनली फॉलो करता था, अगर वो स्टेट पे इम्पोज ना करता, ही मे हैड बीन द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। अगर वो अपने पर्सनल बिलीव्स को जो है आम लोगों पे इम्पोज ना करता, 70% जो लोग बाकी रिलीजन से बिलोंग करते थे तब, तो हो सकता था। बट क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं द ग्रेटेस्ट रूलर्स आर द डिमाइज ऑफ द एम्पायर। ग्रेटेस्ट रूलर्स इसके बाद हमेशा एम्पायर गिरा है, कम हुआ है। चाहे वो समुद्रगुप्त के बाद देखो वही हाल हुआ, अशोका के बाद देखो मुगल एम्पायर का वही हाल हुआ। आइदर दे वर टू कॉम्पिटेंट, कि उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया कि जो आने वाले लोग हैं वो इतने कॉम्पिटेंट थे ही नहीं कि वो इतने बड़े एम्पायर को जो है वो क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए। ठीक है, सस्टेन कर पाए, कि उसको जो है एडमिनिस्टर कर पाए। ठीक है, यही गुप्ता एम्पायर के साथ भी हुआ। ठीक है, यही जो है मोरियन एम्पायर के साथ भी हुआ, और यही जो है मुगल एम्पायर के साथ भी होगा आगे चल के। अभी तो 1707 आया है, डेथ हुई है, इसके बाद जो है अभी सेम जो पहले हुआ था, सक्सेशन पे फाइट चलेगी। ठीक है, सक्सेशन पे जो है एक लंबी जंग चलेगी। उसमें जो है, उसमें सबसे बड़ा कारण आएगा जो है मुगल एम्पायर के डिमाइस का, वो था इतना लार्ज टेरिटोरियल एम्पायर बना दिया कि उसके जो है वीक सक्सेसर्स जो हैं वो उसको चला ही नहीं पाए। दक्कन स्टेट में इतना, दक्कन में कॉन्क्वेस्ट ऑफ दक्कन में इतना पैसा खर्च कर दिया कि मुगल ट्रेजरी जो है पूरी तरीके से जो है खाली हो गई। वो भी हो सकता है जिसको अल्सर भी कहा गया है, अल्सर ऑफ दक्कन। ठीक है, तो ये सारी कारण है, ये हम पढ़ेंगे जब हम, देखो, मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। इसमें मराठास का एक चैप्टर रहता है, वो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मराठास का जो है वो कैसे उनका जो है स्थापना है। उसके बाद हम लोग जो है मराठास में एक पढ़ना है हमने पेशवाशिप, वो क्या चीज़ है, पेशवा क्या होता है। ठीक है, मराठास की ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम चलेंगे नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जो है पोस्ट
पोस्ट औरंगजेब पीरियड पढ़ेंगे, मतलब 1707 से लेकर 1947 तक का पीरियड पढ़ेंगे। इसमें पोस्ट मुगल जो मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, मुगल एम्परर्स पढ़ेंगे, एम्परर्स जो है औरंगजेब के बाद, पोस्ट मुगल, पोस्ट औरंगजेब, ठीक है। 1707 के बाद जो है फिर जो है हम 1707 से 1857 तक चलेंगे। 1857 से 1947 जो है, इसमें फिर हम लोगों ने जो है ब्रिटिश कंक्वेस्ट देखना है, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हमने बंगाल का देखना है, बिहार का देखना है, सॉरी बंगाल तो इसी में आ गया, मैसूर का देखना है, मराठास का देखना है, पंजाब का देखना है, ठीक है। इसमें अफगानिस्तान भी पढ़ रहे हैं, अफगान एडवेंचर भी पढ़ेंगे, पंजाब का देखना है, ठीक है, नेपाल, अच्छा, भूटान, ठीक है। इसमें फिर हम लोग देखेंगे म्यांमार का भी, ठीक है। ब्रिटिश कंक्वेस्ट, पूरा ब्रिटिश कंक्वेस्ट पढ़ेंगे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश की कैसी थी, अच्छा, गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। 1947 तक चलेंगे, ओके। तो ये था सारा मेडिवल हिस्ट्री का। हमने जो है प्री हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री की भी अलग से प्लेलिस्ट है, और हम लोग जो है प्री हिस्ट्री से जो है हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आए, वैदिक पे आए, फिर हमने जो है महाजनपदास पढ़े, फिर हमने जो है शिशुनाग्स पढ़े, सुंगास पढ़े, फिर हमने सतवानास पढ़े, गुप्तास पढ़े, मौर्यंस पढ़े, फिर उसके बाद जो है हम लोग हर्षवर्धन की तरफ आए, ट्राइपाटा पढ़े, राष्ट्रकूटास पढ़े, चोलास पढ़े, ये सारी डिस्कशन हमने की है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, एंशिएंट हिस्ट्री की अलग से बनी हुई है, 15 लेक्चर्स होंगे, और यहाँ पे जो है मेडिवल हिस्ट्री, तो मेडिवल हिस्ट्री से पहले मैंने पढ़ाई नहीं थी, तो इस बार मैंने दोबारा से स्टार्ट की। नेक्स्ट चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। एक चीज़ हम और कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं हम लोग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो जो है स्पेसिफिकली एक आर्टिकल के लिए करता हूँ। मैंने अभी तक 35 वीडियोज़ अपलोड किए, जिसमें 35 आर्टिकल्स जो हैं अलग अलग डिस्कस किए, वो भी आप जाके देख सकते हो। उसकी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जो है अलग से प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।